Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 अगस्त 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कीनिया को, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। बोला जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट हैं, बताना यह है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो कारीगर थे उनकी जो क्राफ्ट थी, जो हमारे देश के अंदर हुआ करता था, प्लस इंडस्ट्रीज़ थी, इसको वापस से रिवाइव करने में, वापस से जीवित करने में स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर आप देखोगे तो एक आर्टिकल आपको ये वाला नज़र आएगा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी केस है वो चर्चा में है। अब ये पॉलिसी केस क्या है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ज़्यादा काम का है नहीं हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे एक टर्म है लुकआउट नोटिस। ये लुकआउट नोटिस या लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। देखो होता क्या है ना, कल बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश होते हैं और ख़ासकर जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं यहाँ पे मनीष सिसोदिया, इनके घर पे कुछ दिन पहले रेड भी पड़ती है। अब वो रेड पड़ती है इस एक्साइज पॉलिसी के मामले में। वो क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल क्या होता है ना, कल बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि इनके खिलाफ और कुछ और लोग हैं, इनके खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई बीच में आया। सीबीआई ने बोला कि अभी तक कोई भी सर्कुलर इशू नहीं किया गया किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। तो सीबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है दैट नो सर्कुलर हैज़ बीन इशूड सो फार अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। तो इस जो पर्टिकुलर केस के अंदर जिस भी लोगों का नाम है, अभी कोई भी उनके खिलाफ सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। सीबीआई ने इसको क्लैरिफाई किया। अब यहाँ पे समझेंगे ये लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे ये वाला, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो ये मामला है ना लिकर से संबंधित, अल्कोहल से संबंधित, यानी कि अब आपको पता होगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी शराब बिकती है। दिल्ली के अंदर शराब बिल्कुल एक तरीके से लीगल है बेचना वगैरह। अब होता क्या है कि साल 2021 में 1 अक्टूबर की बात है, एक नई एक्साइज पॉलिसी लाने के बारे में चर्चा की जाती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो नवंबर 17 की बात है। नवंबर 17 में एक नई एक्साइज पॉलिसी आती है, लेकिन 17 नवंबर से जो पहले का टाइम था, तो उस समय दिल्ली के अंदर अगर शराब बेचनी है तो उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी सरकारी दुकानें हुआ करती थी। सरकारी दुकानें का मतलब है जो शराब के लिए सरकारी दुकानें बनाई जाएंगी, और वो जो दुकान हैं वो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो सरकार को एक अमाउंट भी प्रोवाइड करवाएगी कि हाँ हम आपको साल का इतना पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो सरकारी दुकान बनाई जाती थी। अब होता क्या था, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ निकलते थे। इश्यूज़ ये निकलते थे कि उस सरकारी दुकान के बराबर में एक और दुकान वाला आ गया, और वो क्या कर रहा है,
वो यहाँ पे ये कर रहा है, वो प्राइवेटली बेच रहा है इन चीज़ों को। वो ये कर रहा है कि दूसरे राज्य से, जिस राज्य में शराब सस्ती है वहाँ से लेकर आया और यहाँ पे बेच रहा है। तो इससे यहाँ पे डायरेक्टली ना रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहली बात, ये जो दूसरा शॉप वाला है वो क्या कर रहा है, दूसरे राज्य से सस्ते दाम में शराब लेकर आया और उसने यहाँ पे इस वाले स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर बेच दी। तो इससे क्या हो रहा है, पहली बात तो दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है और दूसरे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जा रहा है जहाँ से वो शराब खरीद के लेकर आया है। तो दिल्ली का ओवरऑल रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया। सरकार का रेवेन्यू ना एक बहुत अच्छे अमाउंट का रेवेन्यू, 100 में से 10% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर इसी अल्कोहल से जनरेट होता है, क्योंकि ये अल्कोहल कोई जीएसटी के अंदर है नहीं, बहुत सारा टैक्स वगैरह इसके ऊपर लगाया जाता है। तो नवंबर 17 से पहले यहाँ पे ये हुआ करता था, गवर्नमेंट शॉप्स वगैरह यहाँ पर उसको हम सरकारी वाली दुकान बोला करते थे, जिसमें ये होता है कि दुकान वाले कुछ अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपको साल का इतना पैसा देने वाले हैं। क्लियर हुआ। लेकिन होता यह है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ मैंने आपको बताया। फिर 17 नवंबर में डिसाइड ये किया गया कि सारी दुकानों को प्राइवेट कर दो, सारी दुकानों को प्राइवेट कर दो, कोई भी यहाँ पे अब गवर्नमेंट की ज़रूरत है नहीं। और इन प्राइवेट दुकानों को भी यहाँ पर बोला गया कि आप भी छूट दो और खूब शराब बेचो। और इससे क्या होगा, जब शराब ज़्यादा बिकेगी तो इससे बहुत सारा जो रेवेन्यू है ना वो जनरेट होगा दिल्ली की सरकार के पास में। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आगे करी गई। मतलब बाद में जब यहाँ पे प्राइवेट ही कर दिया गया सब, तो उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट देने के लिए भी बोल दिया गया ताकि खूब शराब बिके और उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू का जनरेशन हो, जैसा हुआ। अब ये जो नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आए नवंबर के अंदर, नवंबर 2021 में, इसको ये 2-2 महीने से बढ़ाते हुए चले गए। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे 31 मार्च को फिर से 2 महीने से बढ़ा दिया। यह 2022 की बात कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2021 में लेकर आई गई पॉलिसी, उसके बाद 2-2 महीने से एक्सटेंड करते चले गए, बढ़ाते चले गए। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा आता है 5 जून का। 5 जून को क्या होता है कि जो ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है जो कि नवंबर में ही लागू हो चुकी थी, यानी काम कर रही थी, तो इस एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल तो मिला था, लेकिन वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है कोई भी अप्रूवल नहीं मिला, ये यहाँ पे बोला जाता है। यानी कि ये जो एक्साइज पॉलिसी लागू करी गई थी इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई भी अप्रूवल नहीं था, जबकि यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो जो भी पॉलिसी लेकर आई जा रही है वहाँ पे कैबिनेट, दिल्ली कैबिनेट के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल नहीं लिया गया था। क्लियर हुआ। इससे होता यह है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी नाराज़ होते हैं। अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जब नाराज़ हुए कि यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी पॉलिसी और बिल्कुल भी अप्रूवल वगैरह लिया नहीं, तो यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोला कि देखो ये कहीं ना कहीं जो एक्साइज पॉलिसी लागू करी गई है 2021-22 की, इसमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो उनको यहाँ पर जांच पड़ताल करनी होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो ये बात हो जाती है जुलाई 8 तक। फिर 22 जुलाई को यहाँ पर क्या होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, ये यहाँ पर सीबीआई को बोलते हैं कि चलो भैया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और देखो ये जो एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई है इसके अंदर क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। तो सीबीआई से बोला गया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर आगे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये भी बोला कि इस पूरे के पूरे ये जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, इस पॉलिसी को लागू किया गया, इसके अंदर कितने कितने लोग शामिल थे, सभी के घर पे इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब सभी के प्रति इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी के बाद में रेड भी पड़ती है, आपको पता होगा जो रिसेंटली यहाँ पे मनीष सिसोदिया के घर पे रेड पड़ी थी, ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट यही संभाल रहे हैं। अब इतना काम हो ही रहा था, मतलब रेड पड़ने की बात शुरू हो गई, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की बात शुरू हो गई। तो इतने में ही होता यह है कि 30 जुलाई को सुबह सुबह जो दिल्ली के यहाँ पर ये डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, ये एक अनाउंसमेंट करते हैं, ये बोलते हैं अब हम इस एक्साइज पॉलिसी को ख़त्म कर रहे हैं। यानी जो एक्साइज पॉलिसी नवंबर में लेकर आई गई थी वो यहाँ पर ख़त्म करने के लिए बोल दिया गया, और अगस्त में यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आप कह सकते हो उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। मतलब नवंबर से अगस्त तक क्या चल रहा था, सारे के सारे प्राइवेट अल्कोहल वाले शॉप वाले आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन नवंबर में जब पॉलिसी को लेकर आया गया था, इससे पहले कौन से लोग थे, इससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो जो सरकारी दुकान है वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन क्या होता है, पहले सरकारी कॉन्सेप्ट वाला पूरा चल रहा था, उसके बाद नवंबर 17 में इस नई पॉलिसी को लेकर आए, और यहाँ पे आप देख पाओगे अब फिर से जब ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है कि भाई यहाँ पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल नहीं लिया। अब इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि
जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में क्या कर दिया गया, इस पूरे पॉलिसी को वापस से स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और 1 अगस्त से बोला अब यह पॉलिसी काम नहीं करेगी। अब वापस से कोई प्राइवेट शॉप नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट लिकर शॉप नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वापस से क्या होगा, गवर्नमेंट रन शॉप होंगी। जो सरकारी वाली दुकानें हैं वही वापस से यहाँ पर चला करेंगी। ये बात यहाँ पर हो जाती है, ये कर दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये प्राइवेट लिकर शॉप्स वाले लोग थे ना, कोविड में यहाँ पर इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब होता यहाँ पर यह है कि इनको भी काफ़ी सारी छूट दे दी जाती है। बहुत सारा जो पैसा, लगभग 144 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो माफ़ कर दिया जाता है। अगेन यहाँ पर दिल्ली के जो सरकार है उसका रेवेन्यू जो है ना वो लगातार फिर कम होने लगता है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि अभी रिसेंटली क्या होता है, 19 अगस्त को जो सीबीआई है वो ये पूरा का पूरा केस देख रही है और सीबीआई यहाँ पर डायरेक्टली रेड करती है इनके घर पर, सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर, प्लस 20 और लोग जो कि इस पॉलिसी के अंदर शामिल थे उन सभी के घर पर रेड मारी जाती है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें बहुत सारा आपको पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, बीजेपी क्या बोलती है और या आम आदमी पार्टी क्या बोलती है। ठीक है, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्प नहीं करेंगे। फिलहाल ये भी केस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि जो ये काम किया गया था इससे सरकार का, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया। सेल जो है वो यहाँ पर कोई मतलब जो सेल है वो कम नहीं हुई, लेकिन रेवेन्यू जो है वो कम होता चला गया क्योंकि डिस्काउंट बहुत सारा दिया गया, उसमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो इस प्रकार से ना बहुत सारे फिर इल्ज़ाम यहाँ पर लगाए जा रहे थे लगातार। तो ये आपको पूरा का पूरा सिनेरियो देखने को मिल जाता है। प्लस बोला गया कि जो भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई है ये काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और साथ ही साथ में दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के ये बिल्कुल खिलाफ बोला जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है इसको डिफेंड करती हुई चली गई और उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये किया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो ये हरकत कर रही है, क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है ना वो आज के टाइम पर बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है, ठीक है ना। तो ये अपना बीच का इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इतना मामला आपको क्लियर हुआ। फिर उसके बाद कल ये चर्चा की जा रही थी भाई लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों का नाम इस पूरे केस के अंदर आया है, लेकिन यहाँ पे सीबीआई बोलता है कोई भी यहाँ पे लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी किया गया है। तो लुकआउट सर्कुलर है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डीपली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था। लुकआउट सर्कुलर नाम से कुछ समझ पा रहे होंगे, कोई आइडिया लग नहीं पा रहा होगा, लेकिन आओ देखते हैं। यहाँ पे लुकआउट सर्कुलर बेसिकली एक प्रकार का नोटिस है। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसको पुलिस ने या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने या फिर कोई बैंक हो गया, ध्यान रखना 3 वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर बैंक, इन तीनों ने मिलकर मान लो या फिर या अलग अलग भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को वांटेड ठहरा दिया कि हाँ भाई ये वांटेड है, इसने बहुत सारे यहाँ पे घोटाले करे हैं। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर फिर देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा, लैंड के माध्यम से, एयर के माध्यम से या फिर यहाँ पे सी पोर्ट के माध्यम से, यानी समुद्र वाले रास्ते से। लेकिन लुकआउट नोटिस इसीलिए जारी किया जाता है इस व्यक्ति के अगेंस्ट में ताकि इसको रोका जाए, इसको कंट्री छोड़ने ना दिया जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये एक नोटिस है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जो कि वांटेड ठहरा दिया गया है उस इंडिविजुअल को रोकता है कि वो यहाँ पे हमारी कंट्री को छोड़कर ना जाए। क्लियर हो गया, कोई हमारी कंट्री को छोड़कर ना जाए या फिर कोई ऐसा केस दूसरा है बाहर से कोई आ रहा है तो उसको भी रोका जाए। क्लियर हो गया। इसी की वजह से क्या कर रखा है, इमिग्रेशन, आपको पता होगा हमारे देश में लगभग 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये इमिग्रेशन क्या है, देखो जहाँ पर ना सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाते हैं। मतलब देखो इमिग्रेशन बेसिकली एक प्लेस, एक जगह होती है एयरपोर्ट पर या फिर कंट्री के बॉर्डर पर, जहाँ पे हमारे जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो क्या करते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं जो कि हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। तो इमिग्रेशन से बोला जाता है कि हाँ उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को वहीं पर रोक दिया जाए जो कि यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, और अगर वो देश छोड़कर निकल रहा है या एंटर कर रहा है किसी देश में तो फिर यहाँ पर उसको रोका जाए। अब ये लुकआउट सर्कुलर जो है, ये जो नोटिस है, ये कौन इशू कर सकता है, कौन दे सकता है, तो बहुत सारी एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि सीबीआई हो गया, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया,
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई। तो इन सब के पास में यहाँ पर पावर है कि ये सब इस लुकआउट सर्कुलर नोटिस को इशू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जितने भी ये बॉडीज़ मैंने आपको बताई हैं, इस बॉडी के अंदर जो भी ऑफिसर होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे का ऑफिसर ना हो। मतलब एक ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, इनकी रैंक से निचले हिस्से में नहीं होना चाहिए। अगर इनकी रैंक से नीचे का है तो वो लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी कर सकता। अगर इस रैंक पर या इस रैंक से ऊपर का है तो वो लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ये कौन कौन और भी लोग हैं जो कि लुकआउट सर्कुलर नोटिस को इशू कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब लुकआउट सर्कुलर नोटिस को इशू करने की पावर्स ना हमारे बैंक्स के पास में भी है। तो बैंक्स के लिए मतलब रिसेंटली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए हैं। होता क्या था, बैंक से बहुत सारा जो पैसा है वो बिजनेसमैन लेते थे और वो डिफ़ॉल्ट करके लोन को भाग जाते थे देश छोड़कर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, 2018 के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। जो पुरानी वाली गाइडलाइन थी 2010 की, उसके अंदर बदलाव कर दिया। और बदलाव करने के बाद में बोला गया जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनके चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डायरेक्टर और चेयरमैन के पास भी पावर आ जाती है कि वो लुकआउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में इशू कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति बैंक से काफ़ी सारा पैसा लेकर भाग रहा है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक के पास में ही पावर है कि वो लुकआउट सर्कुलर को जारी कर सके। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये छोटा सा पॉइंट था लुकआउट सर्कुलर जिसको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आर्टिकल आपको जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के अंदर हेल्प करेगा। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे यार जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। हमने काफ़ी बार वैसे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो हुआ क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि लगभग 7300 के आसपास जो कैटल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, उनकी जान गई है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। लगभग ये जो जान गई है ना, ये 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिली है। और पंजाब यहाँ पे टॉप करता है। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा इन कैटल्स की जान गई है, लगभग 3359 की जान गई है सिर्फ और सिर्फ लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। तो लंपी स्किन डिजीज़ लगभग ये तीसरी चौथी बार न्यूज़ में आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। होता यहाँ पर यह है कि अब वैक्सीनेशन वगैरह भी दी जा रही है, लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया गया है ताकि इन कैटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन दिया जाए और इस लंपी स्किन डिजीज़ को थोड़ा सा होल्ड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे गाय भैंसों की जान जा रही है रेगुलरली। आओ डिस्कस करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ है क्या, क्योंकि अब तो ये आपने करंट इशू पढ़ लिया। छोटा सा ही आर्टिकल था, देखो इतना सा ही आर्टिकल है। अब होगा क्या, इसका बैकग्राउंड जो है ना वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स या मेंस के अंदर वो वहीं से आने के पूरे चांसेस हैं। है क्या लंपी स्किन डिजीज़? देखो लंपी स्किन डिजीज़ ना एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो कैटल हो गया, वाटर बफलो हो गया, ठीक है ना, यानी कि जो गाय भैंस हो गई हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे ये डिजीज़ जो है अफेक्ट करती है। ये एक वायरस की वजह से होती है और वो वायरस है पॉक्सी वायरस लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है ना। तो ये जो पॉक्सी वायरस आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी की वजह से एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है और इसी की वजह से ये गाय भैंस बीमार पड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं, स्किन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस डिज़ीज़ की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% से कम का है। मतलब कि यहाँ पर जो जानवरों की जान जा रही है यहाँ पे मतलब कम देखने को मिलता है, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे जानवरों की जान हम लोग जाते हुए देख रहे हैं। इसी वजह से ये थोड़ा सा कंसर्न बन चुका है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंपी स्किन डिजीज़ सबसे पहली बार कहाँ पे देखने को मिला था, तो जाम्बिया के अंदर सबसे पहली बार पाया गया है 1929 में। उसके बाद यहाँ पर यह फैलता हुआ चला गया। अच्छा, ये जो बीमारी है ये चलो फैल रही है गाय भैंसों के अंदर, ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है, यानी कि एक से दूसरे में कैसे फैल रही है? देखो इसके फैलने का जो प्राइमरी रीज़न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े हैं, काटने वाले जो कीड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉस्क्यूटोज़ हो गए, ठीक है ना, मच्छर हो गए या फ्लाई हो गई, काटने वाली जो फ्लाइज होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये एक जानवर को काटेंगी जिसको लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्टेड वो जानवर है, फिर वो दूसरे को काटेंगी। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो डिजीज़ है ना वो ट्रांसमिट हो जा रही है एक जानवर से दूसरे जानवर में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो इंसेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी लक्षण क्या देखने को मिलेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बुखार ज़्यादा हो रहा है,
बुखार के साथ साथ यहाँ पर जो आँख हो गया, नाक हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, जो सलाइवा है, जो यहाँ पे थूक है वो यहाँ पे लगातार टपक रहा है, लार टपक रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर एज अ लक्षण की तरह। प्लस जो जानवर है इस लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्ट होने के बाद में वो खाना खाना कम कर रहा है, ठीक है ना, वो खाने खाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको चबाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी यहाँ पर है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब खाना खाएगा नहीं तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं बन पाएगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? वैक्सीनेशन दे सकते हैं, यानी कि देखो एक वैक्सीन दी जा सकती है इस बीमारी के अगेंस्ट में, ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन अभी कोई भी ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कि इस लंपी स्किन डिजीज़ को ठीक कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीनेशन दे के ही काम चलाया जा रहा है। और एकलौता यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको ये भी देखने को मिलेगा, वो यह है कि आप अच्छे से केयर करो अपने जानवर की, है ना, उसके स्किन का अच्छे से ट्रीटमेंट करो, एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल करो, ताकि उस जो स्किन इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा रुक जाए। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर स्किन के ऊपर ही सबसे बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन ही यहाँ पर डैमेज हो रही है। प्लस जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन किलर्स हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन किलर्स यहाँ पर अगर हम लोग जानवर को देते रहेंगे तो उससे उसकी जो भूख है ना वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर उसकी भूख खत्म हुई, वो कुछ खाएगा नहीं, तो फिर दूध का प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ से संबंधित आर्टिकल था। ध्यान रखना कहाँ पे ओरिजिन हुआ, वैक्सीनेशन क्या है, प्लस ध्यान ये भी रखना है कौन से वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में कुछ भी अलग से पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टेटमेंट यहाँ पर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का। अब जो एस जयशंकर साहब के स्टेटमेंट होते हैं वो वैसे ही फेमस हो जाते हैं, आपको पता होगा, आपने पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पर देखे होंगे। वैसे इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस लंबे समय से ख़राब हैं और उन्हीं रिलेशंस को लेकर इनका स्टेटमेंट आता है। इनका स्टेटमेंट यह है, इंडिया चाइना टाइज कांट बी वन वे स्ट्रीट। अब मतलब क्या समझते हैं? देखो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये बोलते हैं हमारे कि अगर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि करेंट टाइम पर इंडिया चाइना के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक लोअर लेवल पर हैं। और वो जो रिलेशन अगर मेंटेन करने हैं, अगर चाइना को रिलेशन बिल्डअप करने हैं, तो उसके लिए चाइना को भी यहाँ पर इन रिलेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बनते हैं, दोनों तरफ से रिलेशन बनते हैं। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर रिलेशंस बनते हुए नज़र आते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर मेंशन किया जाता है पिछले कुछ टाइम से, लगभग साल 2020 से, जब से गालवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, गालवान वैली में आपको पता होगा एक क्लैश हो गया था इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जो चाइना के सोल्जर थे उनके बीच में। हमारे जवान भी काफ़ी शहीद हुए, बहुत सारे चाइना के जो सोल्जर है वो भी मारे गए थे उस पूरे इंसिडेंट के अंदर। फिर उसके बाद से 2021 निकला, 2022 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतने टाइम पे लगभग 3 साल से जो रिलेशंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में रिसेंटली यहाँ पर चाइना ये बोलता है कि देखो अगर रिलेशन चलाने हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं। इनका कहना यह है कि जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ से यहाँ पर म्यूचुअली रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले सप्ताह भी आपको पता होगा, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, बैंकॉक के अंदर जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यही बोला था कि अभी के टाइम पर जो रिलेशन इंडिया चाइना के बीच में वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। ये बात बैंकॉक के अंदर इनकी जो लास्ट विजिट हुई थी वहाँ पर इन्होंने बोला था, मतलब पिछले सप्ताह जो विजिट करी थी तब बोला था। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो यार, मंडे है आज, मंडे में बिजनेस सेक्शन आता नहीं है लेकिन वर्ल्ड सेक्शन आता है। दुनियादारी में क्या चल रहा है? तो दुनियादारी में आप लोग देख पाओगे सबसे पहला एक आर्टिकल यह है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ लोकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी के अंदर लोकेशन वैसे भी फेवरेट रही हैं, हमेशा आती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो ज़ेलेंस्की है, यानी रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में चर्चा की जा रही है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इन्होंने यहाँ पर वार्न किया है कि देखो रशिया का जो अटैक है वो यहाँ पे हो रहा है, और अभी यहाँ पे जो यूक्रेन है ना वो अपना 31वां इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उस दिन यहाँ पे रशिया का अटैक नहीं होना चाहिए।
देखो 31वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा कब, 24 अगस्त को। तो आज 22 अगस्त है, 24 अगस्त को यूक्रेन अपना 31st इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है। इंडिपेंडेंस डे, तो ये यूक्रेन कहाँ था पहले? देखो आपको पता होगा यूएसएसआर है ना, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। जो सोवियत यूनियन है इसके अंदर पहले 16 कंट्रीज़ हुआ करती थी, मतलब कंट्रीज़ नहीं, पहले पूरा का पूरा यहाँ पर एक ही लैंड मास हुआ करता था। अब होता यहाँ पर यह है कि यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है। अब 1991 में टूटता है ना, तो इसमें से रशिया एक तरफ हो गया और बाकी 15 कंट्रीज़ और भी निकल जाती हैं। और 15 कंट्रीज़ जो ये टूट के अलग अलग निकलती हैं, इन्हीं 15 कंट्रीज़ में से एक देश निकल कर आता है यूक्रेन। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यही मेंशन किया गया, यूक्रेन अब की बार यहाँ पर 24 अगस्त को 31वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो इस दिन यहाँ पे जो रशिया का अटैक है वो नहीं होना चाहिए। रशिया का अटैक लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जिससे कि पूरा दुनिया भर यहाँ पे चिंतित है, वो दिक्कत यहाँ पर यह है कि रशिया ने अभी रिसेंटली ज़ैपोरिज़िया क्या है, ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज़ैपोरिज़िया क्या है? पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट पर मल्टीपल टाइम्स बॉम्बार्डिंग हो चुकी है, अटैक हो चुका है। रशिया ने काफ़ी बार यहाँ पर बॉम्बार्डिंग कर दी है। और अभी ये कल भी चर्चा में था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि इस एरिया को सबसे पहली बार प्रोटेक्शन दी जाए। इससे यूनाइटेड नेशन भी चिंतित है कि इस वाले एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्यों, इसके ऊपर इतना क्यों प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जा रही है? आओ मैं आपको बताता हूँ। इसको इतना प्रोटेक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है। ये पावर प्लांट कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको ये पूरा यूक्रेन का मैप देखने को मिलेगा। इसमें जो ये, वैसे अगर मैं मैप ड्रॉ करना चाहूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको यूक्रेन का मैप देखने को मिलेगा। इसके पीछे यहाँ पे रशिया आ जाता है। ये जो आपको डार्क कलर वाले रीजन दिख रहे हैं ना, ये वो हिस्से हैं जिसको रशिया कब्जा चुका है, रशिया के कंट्रोल में है। इनफैक्ट क्रीमिया आपको पता होगा, ये तो 2014 में ही रशिया ने कब्जा लिया था। ये एरियाज़ भी जो हैं आज के टाइम पर रशिया के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे आता है ज़ैपोरिज़िया कहाँ पर है? मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये रहा ज़ैपोरिज़िया। यहीं पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसके ऊपर काफ़ी बार बॉम्बार्डिंग हो चुकी है। और ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है ना। अगर इस पावर प्लांट को कुछ भी होता है तो पहला कंसर्न तो ये निकल कर आएगा कि यूक्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्राइसिस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी बिजली जा रही है वो बेसिकली इसी पावर प्लांट से बनकर जा रही है। और यही कंसर्न यहाँ पर यूनाइटेड नेशन भी दिखाता है। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये ना जो पूरा का पूरा पावर प्लांट है ये यूक्रेन का ही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी यूक्रेन को ही बिलोंग करती है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो इससे यूक्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाले एनर्जी क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बॉम्बार्डिंग यहाँ पे पूरी तरह से रोकी जाए। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई भी विस्फोट होता है तो इससे यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एनवायरनमेंट के अंदर घुलेगी और वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है ये हम पहले वाले वॉर के अंदर देख चुके हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस देखने को मिलती है, उसका इम्पैक्ट कई सालों तक वहाँ पे रहेगा, वो एरिया जो है पूरा बंजर हो जाएगा। ये आपने पता होना चाहिए, जैसे आपने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इस पावर प्लांट के बारे में बात करें तो पावर प्लांट जो है ना ये काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर 6 रिएक्टर्स बनाए गए हैं। 6 रिएक्टर्स के बाद में यहाँ पर कूलिंग टावर है, इसको 1985 में बनाया गया था। रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है वो है 6000 मेगावाट तक की इसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो ज़ैपोरिज़िया, ये वर्ड रेगुलरली न्यूज़ में मैं आपके ऊपर जोर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ज़ैपोरिज़िया रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या था? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर एक कहाँ पर है? यूक्रेन के अंदर है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे जवानों को कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं, ठीक है ना। नए नए इक्विपमेंट्स दिए हैं, नए नए हथियार दिए हैं और वो हथियार बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं जो कि हमारे आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे सोल्जर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो क्या क्या है इस पर्टिकुलर पिक्चर के माध्यम से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे मॉडर्न सोल्जर्स के लिए, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई गई है। हमारे जो सोल्जर्स जो कि आज के टाइम पर लद्दाख वाले रीजन में आपको तैनात देखने को मिलेंगे, वहाँ पे
क्या हुआ, उन सोल्जर्स को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए, मॉडर्न बैटल गियर्स दी गई, ठीक है ना, बोट प्रोवाइड करवाई है। बोट प्रोवाइड, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, बोट दी गई है। बोट इसलिए दी गई ताकि पेंगोंग लेक के अंदर दस्तक मार सकें, पेट्रोलिंग कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये चीज़ न्यूज़ में थी, ये क्या है ना। तो इसका पूरा जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है FINSAS, एफ इंसास। एफ इंसास का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। जो हमारी इन्फेंट्री सोल्जर है, पैदल चलने वाली सेना है, उन्हीं को यहाँ पर ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए। जैसे नंबर 1 पहला इक्विपमेंट क्या दिया गया, पहला इक्विपमेंट है टारगेट एक्विजिशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आप कह सकते हो कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिया गया है ताकि आराम से जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि हैंड फ्री रेडियो सेट को लेकर चल सकें, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर सकें, और वो जो कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल भी डिसरप्ट ना हो, प्लस कोई दूसरा यहाँ पर उसको पकड़ ना पाए। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी जा रही है। प्लस उसके बाद में कुछ हेलमेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसा आप देख पाओगे यहाँ पर इनको यह हेलमेट दिया गया है। हेलमेट के अंदर नाइट विजन डिवाइस भी है जो कि रात में या फिर अगर कोई लो लाइट होगी उस कंडीशन में भी मदद करेगा कि हमारे सोल्जर्स प्रॉपरली देख पाएँ। उसके बाद में दूसरा AK-203 राइफल प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है ना। AK-203 यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि रशियन ओरिजिन गैस ऑपरेटेड आपको ये राइफ़ल देखने को मिलती है, रशिया की मदद से बनाई गई हैं। अब AK सीरीज़ का ये पहला राइफ़ल है जिसको हम लोगों ने खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है। वैसे रशियन ओरिजिन आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो राइफ़ल्स हैं बेसिकली वो हम लोगों ने यहाँ पे अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करवाई। साथ ही साथ में तीसरा प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्रोटेक्शन सिस्टम में जो यहाँ पर अब देख पाओगे हमारे जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर प्रोवाइड करवाई गई है। ये सब इतना अच्छा है, मतलब जो हेलमेट पहना हुआ है इन्होंने प्लस ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है ये इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि जो AK-47 राइफ़ल है ना, AK-47 की अगर कोई यहाँ पर गोली जाती है तो वो गोली भी यहाँ पर ये इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पार नहीं कर पाएगी, हेलमेट को पार नहीं कर पाएगी। मतलब 9 mm की जो बुलेट है या फिर कोई बॉम्ब है छोटा मोटा, तो उससे भी यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये बेसिकली यहाँ पर डेवलप किया गया है। क्लियर हो गया, ये प्रोवाइड करवाया गया। साथ ही साथ में LCA क्या है मैंने आपको बताया, लैंडिंग क्राफ्ट एजॉल्ट। ये बेसिकली एक बोट आपको देखने को मिलेगा। इस बोट के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जहां पर हमारे जवान बैठकर इस पेंगोंग सो लेक पर दस्तक मार सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, जैसी कि एंटी पर्सनल माइन निपुण। निपुण को लेकर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको पता होगा निपुण क्या है, एंटी पर्सनल माइन है। एंटी पर्सनल मतलब जो आदमी के अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती है। मतलब माइन क्या होती है आपको पता है, माइन क्या होता है, ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, अब उसके ऊपर जैसे ही वजन पड़ेगा वो माइन विस्फोट हो जाती है, फट जाती है। अब एक होती है एंटी टैंक माइन। एंटी टैंक मतलब दुश्मन का जो टैंकर आ रहा है वो टैंकर जैसे यहाँ पर उस माइन के ऊपर चढ़ता है वैसे वो विस्फोट हो जाएगा, टैंकर ही फट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंटी पर्सनल माइन कौन सी होती है, यानी कोई इंसान के खिलाफ वो माइन बनाई गई है, इंसान के अगेंस्ट में, यानी कि हल्के से भी वजन अगर उस माइन के ऊपर पड़े तो वो फट जाएगी, ठीक है ना। 5 किलोग्राम तक का वजन भी पड़े तो वो माइन फट जाएगा। तो ये एंटी पर्सनल माइन यहाँ पर दी गई है जिसका नाम दिया गया है निपुण। उसके अलावा हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, डाउनलिंक इक्विपमेंट, उसके बाद यहाँ पर अपग्रेडेड रेडियो रिले, एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलर फोटोवोल्टेक एनर्जी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाया गया। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं रिसेंटली। तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से ध्यान रखना। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना ये हमने खुद बनाए हैं, ये इंडिजीनियसली मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने अपनी आर्मी को हैंड ओवर करे हैं। क्लैरिटी मिल गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आते हैं अब हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में ये क्यों बना रखा है, देखो रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर रेबीज़ के जो केसेस हैं वो बहुत सारे देखने को मिले हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हैं। तो रेबीज़ को लेकर यहाँ पर ये लगाया था मैंने। अब मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था ना न्यूज़ का वो मैं यहाँ पे सेंड करना भूल गया, उसको सेव करना भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। मतलब जो रेलिवेंट पॉइंट था वही बताना था। तमिलनाडु के अंदर केस बढ़ते हुए नजर आए, इसी वजह से हम लोग रेबीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज़ आखिरकार क्या है और यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा।
नाउ जब हम लोग बात करते हैं रेबीज़ के बारे में, तो हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे रेबीज़ के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। कुत्ते के काटने की वजह से आपको रेबीज़ देखने को मिल जाता है। तो दुनिया भर में रेबीज़ की वजह से जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 1/3 डेथ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। हर साल लगभग 20,000 लोगों की जान जा रही है ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल फैटेलिटी की वजह से, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे रेबीज़ की वजह से इतनी सारी मौतें हो ही जाती हैं। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है इंडिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन है, कौन सी, स्ट्रे डॉग्स की, जो यहाँ पर कुत्ते हैं उनके बारे में बात करें तो लगभग 30 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन आपको इन डॉग्स की देखने को मिल जाती है। इन्हीं की वजह से लगभग 96% जो रेबीज़ के केसेस हैं ह्यूमंस के अंदर वो देखने को मिलते हैं। अब ये रेबीज़ जो फैलता है ना, यह बेसिकली एक वायरस की वजह से फैलता है, उसका नाम है RNA वायरस, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कुत्ते के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, जो उसका थूक है उसके अंदर प्रेजेंट है, लार जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये डॉग के अलावा कैट और मंकी के अंदर प्लस और भी कुछ जानवर के अंदर रेबीज़ पाया जाता है, बट डॉग कैट मंकी सबसे पॉपुलर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से रेबीज़ के केसेस निकल कर आते हैं। अगर ये काट ले किसी इंसान को और फिर क्या होता है, जो घाव बन जाता है ना, उस घाव के अंदर अब उस डॉग का सलाइवा जो लार है वो लगी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो रेबीज़ है वो काफ़ी बढ़ने लगता है, वो व्यक्ति रेबीज से इन्फेक्ट हो जाता है। उससे क्या हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर 4 दिन से लेकर 2 सप्ताह के बीच में उसका जो हार्ट है वो फेल हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे मेंशन किया जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे कि मान लो आज ये व्यक्ति रेबीज से इन्फेक्ट हो चुका है, आज इसको यहाँ पे रेबीज़ हुआ, लेकिन पता नहीं चलेगा, सिम्टम्स इतनी जल्दी पता नहीं चलते। सिम्टम्स पता चलने में कभी कभी 4 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, या फिर 2 साल से ज़्यादा समय भी हो जाता है। ये है एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस रेबीज़ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वायरस को पहले ख़त्म किया जाए। देखो होता क्या है ना, जैसे कुत्ते ने काटा, घाव बन गया, अब उस घाव के ऊपर वो सलाइवा, वो जो थूक है वो लगा हुआ है, तो उस चीज़ को पहले साफ़ किया जाए। इस वजह से बोला जाता है जैसे कुत्ता काट ले तो तुरंत इमीडिएटली क्या करो, उस घाव को बहुत अच्छे से धो लो, साबुन से धो लो, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ कर लो। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो रेबीज़ को लेकर आपने एक क्लैरिटी ले ली है। अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज मैं आपके साथ में 4-5 एडिटोरियल डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारी आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो एडिटोरियल पर जैसे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। अब एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग है, हमने पढ़ा है अभी 2 दिन पहले। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, रिसेंटली जो इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर वेनेजुएला से पहली बार पेट कोक को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, जो पेट्रोलियम कोक है उसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पहली बार वेनेजुएला से, ऐसा इंडियन कंपनीज़ ने डिसाइड किया। क्वेश्चन ये है कि पेट कोक है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, ये आप लोग को बताना है। इंडिया के लिए पेट कोक कैसे हेल्पफुल है, तो इसका एक अच्छा सा आंसर लिखना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको वो ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे 25-26 हज़ार लोग जुड़े पड़े हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। आप लोग भी लिख कर वहाँ पे सेंड करना और मेक श्योर करना आप एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करो। उससे 2 फ़ायदे होंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी। आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, प्लस सामने वाले की मिस्टेक्स आप बता पाओगे, सामने वाले को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करके काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करना उस मेंस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लो। अब एडिटोरियल पर हमारे पास में एक पहला एडिटोरियल आता है, वो है NFT से संबंधित। देखो यहाँ पे ना आर्टिकल से हटकर मैं आपको बताने वाला हूँ ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है। ठीक है ना, जैसा आपने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ा होगा वैसे ही NFT है। NFT इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि UPSC ने अब की बार एक क्वेश्चन पूछा था, साल 2022 में एक क्वेश्चन आया था NFT को लेकर। तो NFT एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। NFT के बाद यहाँ पर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित, एक अच्छा डेटा है जहाँ पे आप लोग आराम से डेटा रख के बात कर सकते हो ताबड़तोड़ तरीके से इस टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता है कि डेटा प्रोटेक्शन को जो बिल था उसको विड्रॉ कर दिया गया, तो विड्रॉ करने के पीछे क्या क्या रीजंस थे वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसी वाले एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे। NFT काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल से शब्दों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। नॉन फंजिबल टोकन, ध्यान रखना,
NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसी प्रकार से आपको ये NFT देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। मैं आपसे पूछूँ, ये जो सामने वाली पिक्चर है इसकी कितनी कॉस्ट होगी, कितनी वैल्यू होगी इसकी? आप लोग सोच रहे हैं इसकी क्या वैल्यू होगी सर, इसको तो यहाँ पर ऐसे डाउनलोड कर लो, बना लो, है ना, क्या वैल्यू होगी इसकी? तो कोई वैल्यू नहीं होगी। कितनी वैल्यू होगी आप लोग यहाँ पर समझो। तो इसकी वैल्यू पता है कितनी लगाई थी जस्टिन बीबर ने, कितने रुपए में यहाँ पर इसको खरीदा है? वो है 500 करोड़। कहोगे क्या बात कर रहे हो? हाँ, 500 करोड़ रुपीज़ में यहाँ पर इस पिक्चर को परचेज़ किया गया है। ये क्या है? ये है एक नॉन फंजिबल टोकन। अब थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो पिक्चर है कोई आम पिक्चर नहीं है। मतलब देखो, पिक्चर वैसा ही है कि हाँ एक ही पिक्चर है, इसको आप लोग फ़ोन में रख सकते हो, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऑनलाइन रखी जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये एक NFT है, एक लौता पीस है पूरे दुनिया भर के अंदर। इसको कोई वापस से रीजनरेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये बनाई कैसे गई है मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोग पता है इस पिक्चर के अंदर ये चेंज होती रहती है। लगभग 10,000 फेस है इस पिक्चर के। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, आज से शायद 3-4 महीने पहले, जब जस्टिन बीबर ने इसको 500 करोड़ में परचेज़ किया था। और इसके बाद जस्टिन बीबर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था कि यहाँ पर एक बंदर का पिक्चर यहाँ पे परचेज़ किया इतने सारी कॉस्ट में। लेकिन ये एक NFT है, दुनिया में ऐसा कोई भी पीस नहीं है, एक लौता पीस है ये। इसके अलावा कोई दूसरा पीस आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये होता है नॉन फंजिबल टोकन। और ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर पीस निकल कर आए। NFT कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, नॉन फंजिबल टोकन। NFT क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी अ NFT। कोई भी चीज़ अगर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए तो वो नॉन फंजिबल टोकन बन सकता है। जैसे एक लौता पीस बन सकता है, वो कोई भी ड्राइंग हो सकती है, फ़ोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, GIF हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, गेम आइटम, सेल्फीज़, इवन अ ट्वीट भी हो सकता है। ट्वीट मतलब आपको पता होगा, जो ट्विटर है, ट्विटर को जिसने फाउंड किया था जैक डॉर्जी ने, जो जैक डॉर्जी का सबसे पहला ट्वीट था, ट्विटर पर सबसे जो पहला ट्वीट था, उसको भी NFT के अंदर लेकर आया गया। तो कुछ भी हो सकता है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ें जिसको हम लोग कन्वर्ट कर दें डिजिटल फॉर्म में, वो NFT बन सकता है, वो नॉन फंजिबल टोकन कहलाएगा, जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। और एक बात ध्यान रखना, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से। जैसे आप लोग देखते हो क्रिप्टो करेंसी में जो हम लोग बिटकॉइन वगैरह को बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है ना, कंप्यूटर वगैरह पे प्रोग्रामिंग्स चलाई जाती है, बहुत दिनों तक प्रोग्रामिंग चलती है, उसके बाद जाके कॉइन बनते हैं। वैसे ही आप लोग देखोगे ये जो ड्राइंग्स बनाई जाएंगी, यानी कि कोई भी डिजिटल फॉर्म में चीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा, तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग की जाएगी, भारी भरकम प्रोग्रामिंग। और उस प्रोग्रामिंग के बाद में वो शेप बनकर आएगा, जो कि दुनिया में इकलौता होगा, और वही यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन होगा। क्लियर हो गया? अब नॉन फंजिबल टोकन की वर्किंग को समझते हैं। अब मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपने डिजिटल एसेट को कन्वर्ट कर देता है नॉन फंजिबल टोकन में, तो उसके पास में एक प्रूफ मिल जाएगा, उसके पास में एक ओनरशिप होगी कि वो जो NFT है वो इसकी है। अब वो कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन से ये पावर्ड है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर डेटा जनरेट करोगे ना, तो वो डेटा ब्लॉकचेन से जुड़ जाएगा। ब्लॉकचेन क्या होता है आगे थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे होता क्या है, NFT को बनाने के लिए, यानी कि इस प्रकार से एक डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपके पास में एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए और NFT वाला मार्केट प्लेस होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग अपने NFT को खरीद और बेच सको। क्योंकि अगर आपने एक ड्राइंग बना ली, एक मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, तो उसको बेच के वैल्यू भी तो कमानी है ना। या फिर कुछ खरीदना चाहते हो NFT पर, तो कहाँ से खरीद सकते हो? तो NFT की मार्केट प्लेस बना रखी है OpenSea। तो OpenSea ये न्यूज़ में, OpenSea इसलिए न्यूज़ में क्योंकि OpenSea के अंदर हमने देखा है बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ है इस NFT का। तो OpenSea एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पर एक क्रिप्टो मार्केट के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, वैसे NFT के लिए OpenSea है, फिर Rarible है, फाउंडेशन है। ये अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर इन नॉन फंजिबल टोकन्स को खरीदा और बेचा जाता है। अभी जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, डिफरेंट हैं बाकी सारे डिजिटल फॉर्म से। ध्यान रखना, बहुत सारे डिजिटल फॉर्म्स अलग अलग भी हैं, लेकिन NFT बिल्कुल अलग है। NFT यहाँ पर एक ही इसका ओनर होगा, एक बार में एक ही ओनर हो सकता है। जैसे वो मंकी वाला पिक्चर है, उसका ओनर जस्टिन बीबर है, उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा यहाँ पर उसका ओनर नहीं है। क्लियर हो गया?
अब जो ये NFT ओनर है ना, ये क्या कर सकते हैं, अपने उस आर्ट के ऊपर डिजिटली कोई साइन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी उस पर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। अब ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन डेटा टेक्नोलॉजी से चलती है। मैं आपको आगे बताऊँगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब होता क्या है, अब आपको समझना होगा ये जो वर्ड है NFT, नॉन फंजिबल टोकन, इसका मतलब क्या है। एक होता है फंजिबल टोकन, एक होता है नॉन फंजिबल टोकन। आओ इसको समझते हैं। देखो, नॉन फंजिबल टोकन क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। जब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है और ये जो आपको NFT देखने को मिल रहा है ये नॉन फंजिबल है। क्रिप्टो करेंसी फंजिबल मतलब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सामने वाले के पास में एक क्रिप्टो करेंसी है, आपके पास में एक क्रिप्टो करेंसी, आप एक दूसरे को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो ना। आप मेरे बदले में ये ले ले, तू मुझे ये दे दे। क्रिप्टो करेंसी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन नॉन फंजिबल के अंदर चेंज नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना, यही है यहाँ पर फंजिबल और नॉन फंजिबल का डिफरेंस। फंजिबल का मतलब है इंटरचेंजेबल, जिसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन फंजिबल का मतलब है नॉट इंटरचेंजेबल। ये यहाँ पर NFTs हैं, वो यहाँ पर इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इकलौता सा पीस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को तो आप चेंज कर ही सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग नॉन फंजिबल टोकन का इतिहास देखें तो टेरा न्यूलियस ये पहला नॉन फंजिबल टोकन था, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्यूरो कार्ड, क्रिप्टो पंक, क्रिप्टो कैट, ये अलग अलग यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन्स बनते हुए चले गए। लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता चलता हुआ चला गया। आई होप आपको ही पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा, नहीं पता था तो आज पता चल गया होगा। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। अब यहाँ पे समझते ही हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बैक करता है, मतलब इसको सपोर्ट मिलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही नॉन फंजिबल टोकन के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन फंजिबल टोकन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पर एक पीस जनरेट हुआ है उसका ओनर दुनिया में एक ही रहेगा। तो कैसे है वो, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब जहाँ पर सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके रखा जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है। अब होता क्या है, एक डेटा जनरेट हुआ, आपने एक डेटा जनरेट किया, जैसे क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं ना, तो क्रिप्टो करेंसी बनी, एक बिटकॉइन बना, डेटा जनरेट हुआ तो वो यहाँ पे हो गया। उसका दूसरा डेटा जनरेट होगा किसी का भी, तो वो इसके अंदर और जुड़ जाएगा। ब्लॉकचेन मतलब ऐसे डेटा ना ब्लॉक में बनकर ऐड होते रहेंगे, होते रहेंगे, तो एक चेन बनती रहेगी इस डेटा की। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर सारा डेटा रखा हुआ होगा। ऐसे ही बिटकॉइन के केस में होता है, ब्लॉकचेन यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं है, सभी लोग मिलकर यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो होता यहाँ पर यही है कि देखो, जैसे बिटकॉइन के मामले में बात करें तो आपने ट्रांजैक्शन किया, तो ट्रांजैक्शन करने पे क्या होता है कि वो जो डेटा है ना वो एक तरीके से ब्लॉक में जुड़ता रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होती रहती है। इसी को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी वजह से जो NFT की इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन में देखने को मिलेगी। सारे का सारा डेटा इकट्ठा एक साथ में होता रहता है। अब इसको और सरल भाषा में समझने के लिए इसको देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करता है, मतलब ट्रांजैक्शन, मान लो एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है, दो व्यक्ति हैं जो कि अपने आप में बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब जब ट्रांजैक्शन करते हैं, अब मान लो ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पर मान लो जैसे ट्रांजैक्शन पहले हुआ, फिर वेरीफाई होगा, वेरीफाई वगैरह होने के बाद में क्या होगा, एक डेटा जनरेट होगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो गया है। अब वो डेटा कहाँ पे जाएगा, इसी ब्लॉक में जुड़ जाएगा, एक नया ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा। फिर कोई ट्रांजैक्शन कहीं पर हो रहा होगा तो वो इसी के अंदर जुड़ जाएगा, फिर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ऐसे डेटा की एक चेन बनती रहती है, ठीक है ना। तो एक डेटा की चेन बनती रहती है, एक परमानेंट डेटा है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। तो डेटा के अंदर जैसे ही आपका डेटा ब्लॉकचेन में जुड़ गया वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। यही चीज़ हमारी NFT के अंदर होती है। सिंपल हो गया। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बाकी यहाँ पर एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम ये भी बताई जाती है कि NFT जो नॉन फंजिबल टोकन है ना, इससे संबंधित आपको कुछ रिस्क देखने को मिलता है। रिस्क क्या है, एनवायरमेंटल रिस्क। हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आप कहोगे हैं ये क्या, एनवायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान पहुंचेगा यार। देखो समझते हैं। होता यह है कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स है NFT, अब इसको आप लोग परचेज़ कर रहे हो, इसके लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे क्रिप्टो वगैरह भी बन रहा है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आसान करने के लिए क्रिप्टो को समझते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, NFT हो गया। तो इसके लिए क्या की जा रही है, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जा रही है।
माइनिंग की जा रही है। अब ऑब्वियस ही बात है, NFT को परचेज करने के लिए आप लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे, तो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है वो की जाएगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी बन कैसे रही है, बिटकॉइन वगैरह कैसे बन रहे हैं। पहले प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर्स पर कई दिनों तक प्रोग्रामिंग चलती रहती है, भारी भरकम रेगुलरली कंप्यूटर को चलना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उन कंप्यूटर्स को ना बहुत हाई कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, क्यों, ऑब्वियस ही बात है, बिना बिजली का कंप्यूटर थोड़ा चलेगा। तो उस कंप्यूटर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो कैसे मिलेगी, कोयले को जलाकर ही तो बिजली मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कोयला जब जल रहा है तो पोल्यूशन हो रहा है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको यहाँ पर NFT नॉन फंजेबल टोकन अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे आते हैं, मैप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया है, मेंस का क्वेश्चन सॉरी, फिर उसके बाद में रेबीज वाला आर्टिकल देख लिया। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल आता है दिल्ली पुलिस यूज़ ऑफ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक आर्टिकल है। क्या होती है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, समझते हैं। ये भी थोड़ा सा एक साइंस एंड टेक से संबंधित एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। रिसेंटली क्या होता है, रिसेंटली यहाँ पर ये होता है कि देखो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पहले समझाई गई है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आखिरकार होती क्या है। यानी कि एक फेस को रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। जैसे आज के टाइम पर मोबाइल फ़ोन में भी आता है, आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा कि आप लोग फेस लॉक लगा लेते हो। अब पहले फेस लॉक लगाने से पहले क्या होता पड़ता है, फेस को स्कैन करना पड़ता है। क्योंकि आप क्या करोगे, जब मोबाइल में फेस लॉक लगाते हो तो पहले मोबाइल पे फेस अपना स्कैन करवाओगे। अब जब फेस स्कैन करवाओगे तो इसको जब स्कैन करता है तो एक डेटा जो है ना वो अपने फ़ोन में स्टोर कर लेता है ना। अब जब वो डेटा स्टोर हो जाता है फ़ोन के अंदर, उसके बाद ही तो होता है कि आप लोगों का, जैसे कि मान लो अब आपका फेस लॉक लग गया है, जैसे जब हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो बार बार फिंगर टच करके फिंगरप्रिंट को सेट करते हैं, वैसे ही फेस लॉक लगाते हैं तो फेस में पहले हम लोग फेस का डेटा सारा का सारा फ़ोन में डालते हैं। क्लियर हो गया? अब फेस लॉक कैसे ओपन होता है, अब मोबाइल जैसे आप लोग खोलते हो वो आपके फेस को स्कैन करेगा। अब स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद क्या करेगा, जो मोबाइल के अंदर आपका फ़ोटो का डेटा उसने लिया है उससे मैच करेगा। अब मैच होगा उसके बाद मोबाइल खुल जाएगा। तो यही तो होती है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पर इसका कई सारी जगह पर यूज़ हो रहा है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक एल्गोरिथम है। यहाँ पे क्या होता है, एक डिजिटल पूरा मैप क्रिएट कर लिया जाता है, एक व्यक्ति का फेस पूरा स्कैन कर लिया जाता है और स्कैन करने के बाद में उसको डेटाबेस से मैनेज किया जाता है। मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका। देखो आज के टाइम पर कई सारी जगह पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बैंक हो गया, स्टेडियम हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी जगह पर यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। समझते हैं होता क्या है। सबसे पहली बात देखो, इसमें अलग अलग स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस वाले पिक्चर में देखो, होगा क्या कि मान लो आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर हो, एयरपोर्ट पर आज के टाइम पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब वो एयरपोर्ट वाले कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ करने के लिए पहले क्या होगा कि आप लोग एयरपोर्ट पर अपना फ़ोटोग्राफ वगैरह दोगे, ठीक है ना, ऐसे पासपोर्ट थोड़े ना बनेगा, फ़ोटोग्राफ वगैरह दोगे। अब क्या होगा, आपका जो फ़ोटोग्राफ है ना, आपका जो फेस है वो एक डेटा उनके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, एक डेटा उनके कंप्यूटर में वो हो जाएगा। आपका जो फोटोग्राफ है वो सेट हो चुका है उनके कंप्यूटर में। अब क्या होगा, एयरपोर्ट पर ये फेशियल रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी लगा रखी होगी। अब जैसे ही आप जाओगे, आप जैसे यहाँ पर उस मशीन के आगे आओगे तो आपका जो फेस है वो रिकग्नाइज़ किया जाएगा। ऐसे करके एक पूरा डिजिटल मैप जनरेट होगा आपके फेस के आगे, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। अब डेटा जनरेट होगा, डेटा जनरेट होने के बाद कंप्यूटर में वो डेटा जाएगा, उसके बाद देखेगा कि आपका फोटोग्राफ कहाँ है। आपका अगर फोटोग्राफ वहाँ पे होगा तो आपके फोटोग्राफ से मैच हो जाएगा वो डेटा, आपके फोटोग्राफ पर वो एकदम चिपक जाएगा डेटा। जैसे ही वो मैच होता है वो डेटा यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी। यही तो है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? तो पहले क्या है, कैप्चर करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर पहले आपका एक ऐसा डेटा बन जाएगा, इसको कंप्यूटर में डाला जाएगा, देखा जाएगा आपका फ़ोटो कहाँ पर है। अगर फ़ोटो होगा तो आपका ये जो मैच हो जाएगा, उससे मैच हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि हाँ सही व्यक्ति हो। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर बेसिकली फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। अब आगे की कहानी सुनो। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कुछ बच्चे जो मिस हो चुके थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए यूज़ किया गया। लेकिन बोला ये जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये टेक्नोलॉजी हार्मफुल भी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मशीनरी है, तो इसके अंदर क्या इशू आ सकता है। नंबर 1 इशू, 2-3 इशू बताए गए हैं। नंबर 1 इशू यहाँ पर यह है कि जो टेक्नोलॉजी है
इसके अंदर दिक्कत यह है कि हो सकता है जेंडर को लेकर ये मैच ना करे, मेल फीमेल के बीच में यहाँ पर डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसी की वजह से यहाँ पर जब ये जेंडर मैच नहीं कर पाता तो इससे वो जो व्यक्ति है वो मिस आइडेंटिफाई हो जाता है, यानी कि अगर सही व्यक्ति भी होगा तो गलत मैच करवा सकता है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना कहीं ये बेसिकली आप कह सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां नज़र आती हैं, क्योंकि जेंडर की सही से पहचान नहीं कर पाता और इसकी वजह से जो पर्सन है वो मिस आइडेंटिफाई हो सकता है गलत ये डेटा प्रोवाइड करवा दे, हो सकता है यहाँ पर एक सही व्यक्ति हो उसका डेटा वो मैच ही ना करवा पाए। तो ऐसे इश्यूज़ भी यहाँ पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब लिखना हो तो क्या क्या लिख सकते हो आओ समझते हैं। पता है ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा इन एयरपोर्ट्स के ऊपर लागू करने के बारे में चर्चा की जा रही थी। तो फेशियल रिकग्निशन मैंने आपको बताया एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपका जो फेस का फीचर है पूरा का पूरा स्टोर किया जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी जो पूरा एक डेटा जनरेट होगा फेस का, फिर वो कंप्यूटर में जाके मैच करेगा और मैच हो जाएगा तो उसके बाद में आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग वाला सिचुएशन हो गया, क्लियर हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इससे हमारी पुलिस वालों को काफ़ी मदद मिलेगी। आज के टाइम पर लगभग 1 लाख सिटीज़न के ऊपर 144 कांस्टेबल्स हैं। 1 लाख सिटीज़न के ऊपर 144 आपको कांस्टेबल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वो मदद कर सकती है। यहाँ पर जिनका डेटा हमारे पास में होगा हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको एंट्री दे पाएंगे। अगर जिनका डेटा होगा ही नहीं तो वो इलीगल व्यक्ति के बारे में कुछ भी हम लोग यहाँ पर मतलब एकदम से हमें पता चल जाएगा। तो क्या होगा, इससे टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है या फिर आप कह सकते हो कि जो मैन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस टेक्नोलॉजी का एक सही उपयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, दोनों तरफ देखो हर सिक्के के दो पहलू देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, ये टेक्नोलॉजी जो हाईफाई टेक्नोलॉजी है इसको लाने के लिए बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ा बड़ा डेटा जनरेट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। क्योंकि उस डेटा को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतने सारे लोगों का डेटा रखना होगा, हमें फोटोग्राफ्स का डेटा रखना होगा, तो जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी बनानी होगी, तो इसके लिए बहुत सारा खर्चा भी आएगा। तो पहला चैलेंज तो यह है। दूसरा चैलेंज खुद टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। टेक्नोलॉजी कभी कभी यहाँ पर मिस आइडेंटिफाई कर देती है, यहाँ पर पहचान ही नहीं पाती है, जेंडर के बीच में यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक आपका ऐसे रेलिवेंट हो जाता है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, एडवांटेजेस क्या है और यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि इश्यूज़ या चैलेंजेस क्या हैं। तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट आपका तैयार हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद में द हिंदू के अंदर आपको डेटा पॉइंट देखने को मिलता है। डेटा पॉइंट काफ़ी रेलेवेंट है, अच्छा डेटा पॉइंट आता है यहाँ पर। एक डेटा पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये बोला गया किस चीज़ को लेकर, मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है तो आपको पता होगा, यानी कि जो गटर वगैरह साफ़ करने वाले लोग हुआ करते थे उनको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर बोलते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर एक डेटा प्रेजेंट किया जाता है, उस डेटा के अंदर बताया गया कि साल 2013 से लेकर 18 के बीच में लगभग 58,000 के आसपास जो लोग हैं ना वो इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले काम के अंदर एंगेज थे, यानी कि वो इस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग किया कर रहे थे। तो ये डेटा 2013 से 18 के बीच का है कि 58,000 लोग के आसपास मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे बोला गया हालांकि हमारे पास में उस समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसके बावजूद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका नहीं गया। और जो एक लेटेस्ट डेटा है 2017 से लेकर 22 तक का, वो डेटा ये बोलता है कि लगभग 347 जो मैनुअल स्कैवेंजर वाले वर्कर्स थे, इन वर्कर्स की जान भी गई है 2017 से 22 के बीच में। जो नंबर ऑफ डेथ हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं इस मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले केस के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो कि यहाँ पे जो टैंक होते हैं, आपको पता होगा घरों के अंदर गटर वाले टैंक हैं, और भी बहुत सारे आपको बाहर स्ट्रीट्स पर आपको टैंक देखने को मिलते हैं। सेप्टिक टैंक्स हो गए, सीवर टैंक्स हो गए। इन टैंक की सफाई करने के लिए इन मैनुअल स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लोग यहाँ पर ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध के इसकी सफाई करते हैं। लेकिन इन टैंक्स के अंदर से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो कि इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हार्मफुल है। इसकी वजह से इनकी डेथ भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों के अंदर 2017 से 22 के बीच में 347 वर्कर्स की जान गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इसी वजह से भारत के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है। सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रही है ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। क्लैरिटी मिल गई है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी डेथ हुई है। सबसे पहली बात, मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित जो डेट है, देखो ये जो डेटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस डेटा का यूज़ आप लोग इंटरव्यू में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, एसए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, जब हम लोग डेथ की बात करते हैं तो साल 2017 से 22 के बीच में मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो डेथ हुई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, वो इस पर्टिकुलर मैप से आप देख पाओगे। इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी नज़र आएगा। तो यूपी के अंदर लगभग 51 के आसपास डेथ हुई, तो यूपी टॉप पर है। यूपी के बाद आपको तमिलनाडु भी देखने को मिल जाता है, 48 के आसपास डेथ हुई है। तो सबसे ज़्यादा डेथ यूपी तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर डेथ फिर आपको गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती हैं, कर्नाटका में देखने को मिल जाती हैं, देन वेस्ट बंगाल में, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, देन राजस्थान। तो ये पूरे एरिया के अंदर मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा कि सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स कहाँ कहाँ पर काम कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, कर्नाटका हो गया, ये यहाँ पर आपको टॉप रैंकर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कास्ट वाइज, यानी कि आपको पता है जाति के आधार पर इस मैनुअल स्कैवेंजिंग काम को बांटा गया है। जो लो कास्ट वाले लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर ये काम सौंप दिया जाता है, उन्हीं को दे दिया जाता है। तो अगर हम लोग कास्ट वाइज देखें तो 58,000 के आसपास जो मैनुअल स्कैवेंजर्स पता लगाए गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, इनमें से 40,000 जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। 40,000 से भी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, और 421 एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को, और यहाँ पर आप देख पाओगे बाकी 351 अदर्स के अंदर, और 431 ओबीसी के अंदर में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कास्ट वाइज जो है स्प्लिट बहुत ज़्यादा है। लोअर कास्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर उनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करवाया जाता है। क्लियर हो गया। अब इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए क्या क्या काम किया गया, इनको कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, इनके स्किल्स के ऊपर कैसे काम किया जा रहा है, इनको रिस्टोर कैसे किया जा रहा है। तो अलग अलग इनिशिएटिव उठाए गए हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजर के लिए, उनको रिहैबिलिट करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम को चलाया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम कैश असिस्टेंस दिया जाता है, यानी कि पैसा दिया जाता है 40,000 रुपये के आसपास। स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, काफ़ी सारे पैसों पर छूट दी जाती है, तो काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है इनको। तो वो जो सपोर्ट है वो कैसे कैसे मिला है, तो पिछले कुछ सालों में देखोगे तो सपोर्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। साल 2016-17 के अंदर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो लाइट वाला डेटा है वो वन टाइम कैश असिस्टेंस का है, डार्क वाला डेटा की स्किल कितनी दी गई है, और ऊपर यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे सरकार की साइड से कितनी मिली है। तो 2016-17 के अंदर ये थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन साल 2020-21 के अंदर आप देखोगे तो वन टाइम कैश असिस्टेंस काफ़ी सारा सपोर्ट पैसों का भी मिला है, प्लस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जा रही है, प्लस यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर एक इंप्रूवमेंट आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर डेटा था। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर देखो, अब मैनुअल स्कैवेंजर्स को टैकल करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। मेंस के अंदर इनिशिएटिव्स पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको इनिशिएटिव्स के ऊपर ऊपर से नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला इनिशिएटिव आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो यहाँ पर ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के ऊपर रोक लगाने का काम करता है। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, देन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। ज़बरदस्ती यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों से काम करवाया जा रहा है उसको रोका जाए। प्लस मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो डेटा है उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये जो कमीशन है ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है। इसका काम क्या है, इस पूरे की मतलब जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली सिचुएशन उसको मॉनिटर करने का ये काम करती है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन आपको देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है ना एक नेशनल कैंपेन है जिसको सरकार ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, ताकि हम लोग अपने सड़कों को, रोड्स को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद साफ करें। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स। लास्ट एडिटोरियल पर चलते हैं। तो आज का लास्ट एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा है। ये बात करता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर। देखो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं रिसेंटली जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था ना उसको विड्रॉ कर लिया, सरकार ने वापस ले लिया। क्या रीज़न है सरकार के वापस लेने के लिए, तो उसको समझते हैं। प्लस इन्होंने बहुत डिटेल से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में समझाया है, तो इस बिल को भी हम लोग समझेंगे। या फिर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। देखो ये वाला जो आर्टिकल है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो वही नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं
आज के टाइम पर मतलब करंट टाइम पे क्या कर रहा हूँ, वीडियो को बहुत कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ऐसे करके मैं बंद तो करूँगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है। आप लोग क्या करना है, 10 अगस्त 2022 द हिंदू बाय दीपक यादव डालना। 10 अगस्त का वीडियो मिलेगा, उस पर जो थंबनेल लगा हुआ है वो लगा हुआ है रोबोट वाला, ठीक है ना, कि रोबोट कितना खतरनाक हो सकता है। प्लस उस वीडियो के अंदर आपको कहाँ पे जाना है, 47 मिनट 28 सेकेंड, 47 मिनट 28 सेकेंड पर मैंने वो एडिटोरियल डिस्कस किया जो कि बिल्कुल सिमिलर है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। ध्यान रखना 47 मिनट 28 सेकेंड पर जैसे आप जाओगे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। मतलब ये इतना आसान कर दिया, बिल्कुल कन्वीनियंट कर दिया आप लोग के लिए, तो वहाँ से आप लोग इसको रीड कर सकते हो। टाइम वेस्ट होना मतलब दोबारा से ही पढ़ेंगे वो चीज़ें तो टाइम वेस्टेज से बच जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर थोड़ा वीडियो जो लेंदी दिखता है वो भी थोड़ा सा कम दिखेगा, आपको मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। क्लियर हुआ। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने वोकेबलरीज़ को देखते हैं, आज की वोकैब्स क्या क्या हैं। आज की फर्स्ट वोकैब है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब होती है बदतमीजी या फिर इम्पर्टिनेंस। दूसरा आता है एनेग्मेटिक। एनेग्मेटिक मतलब रहस्यपूर्ण या फिर मतलब इसका एनेग्मेटिक ही लिखा हुआ है। फिर तीसरा वोकैब आता है स्कैंडलस। स्कैंडलस मतलब अपमानपूर्ण। फिर उसके बाद आता है मैन्यूवर। मैन्यूवर मतलब गतिविधि या फिर ऑपरेशन। फिर आता है डेसिमेट। डेसिमेट मतलब बर्बाद करना या डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जिसको आप लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी यार एक आर्टिकल ये भी है यहाँ पर, इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फिर से आएगा। अभी नवी मीटिंग हो रही है ताकि असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो ये नवी मीटिंग होगी, हमारे असम के चीफ मिनिस्टर और मेघालय यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को ख़त्म करें। तो इस मीटिंग के बाद यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होने वाले हैं, तो उन आर्टिकल्स को हम लोग तब कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पर दोनों के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्प्यूट वाले रीजन पर जाएंगे और फिर वहाँ पर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। तो फिर इस वजह से ये आर्टिकल आज चर्चा में, कल फिर चर्चा में आएगा। इस वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई है, ठीक है ना, वरना फिर चीज़ें रिपीटेड हो जाती हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन है, हम उसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं आपका कुछ छूटता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर एक दो छोटे आर्टिकल छूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज नहीं तो कल कभी कवर हो चुके हैं या कवर हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नया है तो उसको परेशानी होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर PDF के अंदर दे दिए जाते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्लस कुछ भी नहीं छूटता है, क्योंकि इस पेपर को मैं वापस से देख लेता हूँ। अगर कोई भी इशू होगा तो यहाँ पर मतलब कोई भी छूटेगा तो मुझे पता चलेगा इसके बारे में, क्योंकि बाकी सारे करंट अफेयर्स को भी मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर उन आर्टिकल को मैं इंक्लूड कर देता हूँ बाद में। जैसा आपने देखा होगा आज मैंने डिफेंस इक्विपमेंट वाला आर्टिकल ऐड किया है, वो अभी तक द हिंदू के अंदर कवर नहीं हुआ, हालांकि खबर थोड़ी पुरानी से है, तो इस वजह से मैंने वो ऐड कर दिया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज़ को मैं ऐड कर देता हूँ बाद में भी, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी के मूवमेंट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी, बोथ 1 और 2, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट के रेफरेंस में पहला स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ इसकी वजह से जो हमारे कारीगर, जो क्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको एक वापस से रिवाइव किया गया था। दूसरा, यहाँ पर जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वाकई में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा। तो इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।